हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। कोरोना के बाद से हम देखें तो इन्फ्लेशन या महंगाई लगातार बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है। इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में अगर हम देखें इन्फ्लेशन को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। यूएसए के अंदर, यूरोप में, इवन पाकिस्तान में तो महंगाई का लेवल बहुत ज़्यादा है। इंडिया में भी महंगाई रही, अभी थोड़ा हमने कंट्रोल करने का कोशिश किया है। लेकिन महंगाई को लेके जो कारणों की चर्चा होती है कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो जो कन्वेंशनल एक थॉट है कि हाँ ये कुछ रीजंस हैं कि चीज़ों की कीमतें क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इनपुट की कॉस्ट बढ़ गई होगी, या फिर वेजेस बढ़ाने पड़ रहे हैं, या फिर आगे से सप्लाई शॉर्ट आ रही है। देयर कुड बी सो मेनी रीजंस ऑफ द इन्फ्लेशन। लेकिन यहाँ पे एक आर्टिकल जो है हम डिस्कस करेंगे जिसमें ग्रीडफ्लेशन की बात की गई है। ग्रीडफ्लेशन मतलब कि इन्फ्लेशन, महंगाई, चीज़ों की कीमतें बढ़ने के कुछ जेन्युइन रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई हो, वेजेस आपको बढ़ाने हो, ठीक है, या फिर आगे से सप्लाई कम आ रही है इसलिए प्राइसेस बढ़ गई। लेकिन अगर इन्फ्लेशन या महंगाई कॉरपोरेट प्रॉफिट्स, या जो इसे हम कहें कि एक तरह का ग्रीड जो है उसकी वजह से बढ़ रही है, कि जो कुछ कॉरपोरेट हाउसेज हैं जो अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज़्यादा प्रॉफिट्स लेना चाह रहे हैं, वी कैन से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो उसकी वजह से अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वी कॉल इट ग्रीडफ्लेशन। तो यहाँ पे आईएमएफ की भी चर्चा की गई है, और कुछ यहाँ पे डेटा के आधार पे हमने इसको डिस्कस करने का प्रयास किया है कि क्या इंडिया के अंदर भी ग्रीडफ्लेशन एक कारण हो सकता है। क्योंकि देखिए, यूएसए, यूरोप के अंदर तो एक तरह की ये इस पे काफ़ी सहमति है कि हाँ, ग्रीडफ्लेशन इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, जो भी रेलेवेंट तथ्य हैं, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है राहुल भारद्वाज, और इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं उसके लिए नीचे दिए गए लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो 5 बजे आपकी इकोनॉमिक्स पे एक सीरीज चल रही है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट पर्टिकुलर सीरीज। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस राइज। जो एक जनरल प्राइस लेवल है वो जब राइज कर रहा है, ओके, फॉर ऑलमोस्ट ऑल द कमोडिटीज़, एक एवरेज जो प्राइस लेवल है वो जब ऊपर जा रहा है तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन का ही एक पर्सपेक्टिव मान लीजिए, जब इन्फ्लेशन या फिर इन्फ्लेशन की जो रेट है, दर है, जैसे हमने यहाँ पे इसको ग्राफ पे प्लॉट किया है, ये 0% है, इसके नीचे इन्फ्लेशन रेट माइनस में आ जाएगा, -1। ऊपर जा रहे हैं तो ये प्लस में चलेगा, +1 2 3 4 लाइक दिस। तो इन्फ्लेशन की रेट जब लगातार बढ़ रही है, या फिर हम कहें कि जो भी इन्फ्लेशन का मीज़र हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम यूज़ कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को मापने के लिए काफ़ी सारे मापक यूज़ किए जाते हैं। जैसे वेट के लिए हम वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं। तो इस तरह से इन्फ्लेशन, रिटेल जो इन्फ्लेशन, जो प्राइस हम पे कर रहे हैं, वो प्राइस लेवल अगर बढ़ रहा है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से उसको चेक किया जाता है। अब ये सीपीआई जो है, अगर ये पॉजिटिव टेरिटरी में है, मतलब प्राइसेस बढ़ रही हैं। लेकिन जब प्राइस, ये जो इन्फ्लेशन का रेट है, ये नीचे आना शुरू होता है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिसइन्फ्लेशन। ओके, लेट अस से कि ये जब मान लीजिए 8% यहाँ पे है, या लेट अस से कि यहाँ पे 4% है, फिर नीचे आएगा 3%, 2। ओके, इस तरह से इन्फ्लेशन लगातार नीचे आ रहा है, इन्फ्लेशन रेट नीचे आ रहा है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम डिसइन्फ्लेशन वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन डिसइन्फ्लेशन में भी प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो प्राइसेस कम कब होगी, या फिर हम कहें इन्फ्लेशन का उल्टा क्या होगा, तो जब नेगेटिव रेट हो जाएगा इन्फ्लेशन का, या जब सीपीआई नेगेटिव टेरिटरी में एंटर कर जाएगा, माइनस में आपका चला जाएगा, वी कॉल इट डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन नहीं होता। तो ये कुछ टर्म्स हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड। और इन्फ्लेशन के रीजंस अगर हम देखें तो एक तो रीज़न ये हो जाएगा कि डिमांड जो है वो बढ़ रही है, कि कोई भी जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इतनी तेज़ी से सप्लाई नहीं बढ़ पाई, तो जब चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है तो उनका प्राइस लेवल भी बढ़ता है। अब चीज़ों की डिमांड कब बढ़ेगी, जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा या उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ाएंगे तो प्राइसेस भी ऊपर जाएंगी। तो इसको हम वेज जो है इन्फ्लेशन भी कई बार इसको मेंशन किया जाता है, जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो, जब भी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन हो रही है, तो यहाँ पे जो भी लेबर है या वर्कर्स हैं वो डिमांड करेंगे कि हमारे आप जो है वेजेस बढ़ाइए, क्योंकि कीमतें ज़्यादा हो गई है, हमारे लिए खर्चा चलाना मुश्किल है, इसलिए वो डिमांड करते हैं वेजेस बढ़ाने की। जैसे ही वेजेस बढ़ाए जाते हैं, उनका एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होगा, वो मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ करेंगे। जब मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी तो फिर प्राइसेस बढ़ जाएगी, फिर ये बढ़ी हुई प्राइसेस वापस वेज हाइक की डिमांड होगी। तो इसको कहते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। इसकी वजह से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न कि इन्फ्लेशन क्यों होता है। तो ये रीज़न होगा तो बात समझ आती है। लेकिन यहाँ पे हम जो आगे समझने वाले हैं उसमें देखेंगे कि ये रीज़न जो है अकेला रीज़न नहीं है।
कि वेजेस की वजह से हमारी जो इन्फ्लेशन वर्तमान में हम महंगाई देख रहे हैं वो हमें देखने को मिले। सेकेंड रीज़न क्या हो सकता है, जो आपकी इनपुट कॉस्ट है वही बढ़ गई है। क्या बढ़ गया है? इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है। इनपुट कॉस्ट के अंदर आपका लेबर कॉस्ट भी आ जाती है, या फिर हम बात करें आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है, तो डेफिनेटली कंपनी को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक जेन्युइन केस है, इसमें अगर प्राइस राइज जा रहा है तो कोई बात नहीं है। और भी काफ़ी सारे फैक्टर हो सकते हैं, जमाखोरी है, मानसून खराब हो गया, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, ठीक है, जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, काला बाजारी, कार्टेलाइजेशन, कुछ कंपनियों ने मिलकर अपनी प्राइस जो है तय कर ली है कि चलो एक साथ मिलकर तीनों कंपनियां बढ़ाएंगे, और कंज्यूमर और कहाँ जाएंगे, हमारे पास मैक्सिमम मार्केट का कैप्चर है। तो ये भी एक अनइथिकल प्रैक्टिस है। तो मेजर अगर हम बात करें तो वेज प्राइस स्पाइरल की वजह से, या फिर जो जेन्युइन अगर हम देखें मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ रही है, उसकी वजह से अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो वो भी एक रीज़न समझ आता है। दूसरा, अगर हम देखें इनपुट कॉस्ट की वजह से अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो ये भी एक जेन्युइन रीज़न है कि कंपनी को सस्टेन करने के लिए अपनी प्राइस बढ़ानी होगी, क्योंकि उसकी लागत बढ़ गई। मान लो कंपनी को कोई पहले लागत मिल रहा था 90 रुपये, उसकी लागत आ रही थी 100 रुपये में वो बेच रही थी, तो उसको यहाँ पे 10% प्रॉफिट हो रहा था। अब क्या हुआ, कंपनी की लागत ही 96 रुपीज़ हो गई, अब 4 रुपये की ही उसको मिल रहा है। तो ये जो प्रॉफिट है उसके लिए सस्टेनेबल नहीं है, कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो इसलिए वो इस 100 रुपये को 105 रुपये, 110 जो भी करती है वो उस तरह से करेगी। तो ये तो एक जेन्युइन केस हुआ, लेकिन उस केस में क्या होगा जहाँ पे कंपनियाँ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रही हैं। एक नॉर्मल प्रॉफिट रेंज है जहां तक आप कंपनी को सस्टेन कर सकते हैं, डेफिनेटली उस तरह से होना चाहिए, कंपनी ग्रो करे। लेकिन जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कॉर्पोरेट हाउसेस जा रहे हैं जहां पे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकाल रहे हैं, उसकी वजह से जो है चीज़ों की कीमतें बढ़ रही है, तो फिर दिक्कत है। और इसी को ग्रीड इन्फ्लेशन इन्होंने कहा है, उसी तरफ इशारा है। तो दिस कैन हैपन व्हेन द प्राइस मार्कअप इज फार इन एक्सेस ऑफ द इंक्रीज इन द इनपुट। ठीक है, इनपुट की वजह से मान लो इनपुट 5 रुपये बढ़ा है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे एकदम से 20 रुपये इंक्रीज कर दिया, तो इनपुट कॉस्ट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा प्राइस राइज जब कंपनी कर देती है तब भी ये एक सिनेरियो बनता है। दूसरा ये बनता है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ी, ठीक है, तब कंपनी ने प्राइस बढ़ा दी। अब इनपुट कॉस्ट बहुत कम आ गई है, सस्ता हो रहा है, लेकिन कंपनी उस प्राइस को कम नहीं कर रही है। तो कंपनी क्या कर रही है, एक तरह की मुनाफाखोरी यहाँ पे कर रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बना रही है एट द कॉस्ट ऑफ द कॉमन पीपल, जो कि प्राइस राइज को फेस कर रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इन्फ्लेशन का गरीब आदमी को हो रहा है। फाइन, और इसी को इन्होंने ग्रीडफ्लेशन यहाँ पे मेंशन किया है। ग्रीडफ्लेशन सिंपली मींस कॉर्पोरेट ग्रीड इज फ्यूलिंग द इन्फ्लेशन। ठीक है, इसको प्रॉफिट प्राइस स्पाइरल भी कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब कंपनियाँ प्रॉफिट अपना सीख कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम कमा सके, इसलिए वो प्राइसेस को बढ़ा रही हैं, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन सामने आ रहा है उसको ग्रीडफ्लेशन इन्होंने नाम दिया है। क्या ये सच्चाई है? अगर हम पहले देखें यूएसए या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो डेवलप्ड देश की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक ग्राफ के चार्ट के माध्यम से हम इसको देखते हैं। ये यूएस ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस की तरफ से हमारे पास में है। तो इसमें इन्होंने बता रखा है कि देखो यूएस के जो कॉरपोरेट प्रॉफिट हैं, ठीक है, ये 2010 है, यहाँ पे ईयर 2000 है, और ये जो आपको लास्ट में दिख रहा है दिस लाइन हीयर, ये है आपका 2020 कोरोना वाला साल। तो आप देखेंगे लगातार यहाँ पे स्पेशली ये जो प्रॉफिट है कोरोना वाले साल के बाद ये इस लाइन को क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो 7.5% वाला है इसके ऊपर निकल रहे हैं। तो ये चार्ट हमें क्या दर्शा रहा है? ये चार्ट यहाँ पे दर्शा रहा है कि एज ए प्रपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम यूएस के जो कॉरपोरेट प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, इंक्रीज तो हुए हैं, लेकिन कोरोना के बाद ये इंक्रीज हमें और भी अच्छे तरीके से देखने को मिल रहा है। ये जो लाइन के नीचे ही चल रहा था, अभी कोरोना के बाद इसके ऊपर निकल गया। दूसरा, अगर हम देखें किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है, कोई भी जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी कॉस्ट है वो 3 चीज़ों पे आधारित है। एक तो होगा उसके अंदर लेबर कॉस्ट क्या आ रही है, ठीक है, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो, फिर नॉन लेबर जो इनपुट कॉस्ट होती है वो होती है, इसके अंदर रॉ मटेरियल भी हो गया और ये सारी चीज़ें आपको जो भी कॉस्ट पड़ रही है। और थर्ड होता है इसमें आपका प्रॉफिट आप निकाल लेते हो, फिर उसकी जो है प्राइस आप डिसाइड करते हो। तो हमने देखा, दो कंपैरिजन किए कि एक तो हो गया 1979 से 2019 का, ठीक है, ये लगभग 40 सालों का एवरेज हमने निकाला, और फिर 2020 के बाद का है। तो ये जो डार्क वाला है 2020 के बाद का। तो हमने देखा इन जनरल जो प्राइस राइज हो रहा है उसके अंदर वेजेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और रॉ मटेरियल और ये जो नॉन लेबर कॉस्ट है ये बहुत बड़ा फैक्टर हमें सामने आता है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट 10% के आसपास ही रीज़न रहा, लेकिन यहाँ पे 2020 के बाद जो प्राइस राइज है उसमें 54% जो कंट्रीब्यूशन है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स का सामने आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो ये जो चार्ट हैं इनको देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये जो ग्रीडफ्लेशन है ये रियलिटी है। फाइन, और चाहे वो यूरोप है या यूएस है, वहाँ पे
ग्रीडफ्लेशन का कॉन्टेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है। आईएमएफ की रिसेंटली एक रिपोर्ट आई, यूरो एरिया इन्फ्लेशन आफ्टर द पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक के बाद वहाँ पे महंगाई की क्या स्थिति है इसके बारे में उसने बात की, और यहाँ पे इसने कहा प्रॉफिट कंट्रीब्यूटेड इवन मोर देन हायर इंपोर्ट प्राइसेस। प्रॉफिट का जो कंट्रीब्यूशन है चीज़ों की कीमतों को बढ़ाने में, महंगाई बढ़ाने में, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हम देखते हैं यूएसए यूरोप की कंपनीज़ की, तो ये पाते हैं कि वहाँ पे जो प्रॉफिट्स हैं, है ना, दे आर मेकिंग मोर प्रॉफिट्स देन व्हाट देयर ओवरऑल सेल्स शुड मेरिट। उनकी सेल के हिसाब से जितना प्रॉफिट होना चाहिए उसके कंपैरिजन में उनके प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो व्हाट दिस पर्टिकुलर ये जो भी डेटा हैं वो क्या शो कर रहे हैं, ये यही शो कर रहे हैं कि कॉरपोरेट जो प्रॉफिट्स हैं ये इन्फ्लेशन को, महंगाई को राइज कर रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो ये सीन हमें देखने को मिल रहा है। व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया के अंदर क्या केस है? क्या इंडिया के अंदर भी ग्रीडफ्लेशन हो रहा है? तो यहाँ पे CME जो है, PMIE, ये एक तरह का थिंक टैंक है जो बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और ये सारी देता है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसकी तरफ से एक डेटा रिलीज किया गया और इसमें ये बताया गया कि जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है इंडिया के, स्पेशली जो कंपनीज लिस्टेड हैं, ठीक है, जो इस तरह से के लिस्टेड हैं कंपनीज मार्केट के अंदर, उनके जो प्रॉफिट्स हैं 3 गुना तक बढ़ गए हैं, 3 गुना तक बढ़ गए हैं। ओवरऑल अगर हम पोस्ट पैंडेमिक की बात करें, 2020 के अगर आप बात करोगे तो ओवरऑल आप देखोगे ये प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर्स। ये प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा जाते हुए दिख रहे हैं। तो हमने देखा कि बहुत ही सुपर लेटिव प्रॉफिट्स यहाँ पे कंपनियाँ कमा रही हैं और 3 गुना तक कॉरपोरेट के प्रॉफिट यहाँ पे अर्न हो रहे हैं। और प्रॉफिट अगर बढ़ रहे हैं तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? देखो, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो एक तो रीज़न ये हो सकता है सेल बड़ी हो, इस वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है, फाइन, आपकी सेल्स ज़्यादा है इसलिए प्रॉफिट मार्जिन है। दूसरा हो सकता है कि आपने प्रॉफिट मार्जिन ही ज़्यादा ले लिया, और फिर तीसरा रीज़न हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन जिस वजह से प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो CMIE है, ये जो थिंक टैंक है, ये कह रहा है कि 60% जो ग्रोथ देखी गई है प्रॉफिट के अंदर, नेट प्रॉफिट में, वो किस वजह से हो रहा है? वो केवल और केवल आपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिए, उस वजह से आपके ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं। सेल्स वगैरह उसके कंपैरिजन में नहीं है। बाकी आपने क्या किया, ओवरऑल अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लिया, इस वजह से आपका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। और इन्हीं प्रॉफिट बढ़ने की वजह से चीज़ों की कीमतों में वृद्धि हो रही है, और यही जो कीमतों में वृद्धि हो रही है ओवरऑल इन्फ्लेशन को फ्यूल कर रहा है। तो प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया एक बार देखने पे इसी तरह से फर्स्ट टाइम अगर हम इसको देखें, इस तरह का एनालिसिस करें, तो ये बता रहा है कि हाँ, ग्रीडफ्लेशन इज ऑल्सो द रियलिटी इन द इंडियन केस। इंडिया के केस में भी ग्रीड जो फ्लेशन है ये रियलिटी है। कॉरपोरेट जो प्रॉफिट्स हैं, ये सुपर प्रॉफिट्स जो जनरेट कर रहे हैं, मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट्स, इसकी वजह से महंगाई हमें देखने को मिल रही है। क्या इसके अंदर जो है सॉल्यूशंस हो सकते हैं? देखो, इसका सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कंपनियों के कम होने चाहिए, और जो इनकम है वो लेबर कंपनसेशन के रूप में जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ डेफिनेटली जानी चाहिए। यहाँ पे कई बार सरकार इसको अपनाती भी है, एक्सेस प्रॉफिट पे टैक्स लगाती है सरकार। जैसे जो तेल कंपनियां हैं उनका भी जब मुनाफा ज़्यादा चल रहा था तो सरकार ने विंडफॉल पर ये टैक्स लगाया, जिससे क्या होगा, एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है उस पर टैक्स यहाँ पे लगाती है सरकार। ये भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है हमारी जो पॉलिसी अप्रोच है इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए। हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम RBI की बात करें, देखो RBI का कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। हम इस थॉट के साथ चलते हैं कि इन्फ्लेशन, महंगाई ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा है। मनी सप्लाई ज़्यादा है तो ये डिमांड को भी बहुत तेज कर रही है, इसकी वजह से प्राइसेस राइज कर रही हैं। ये इनका पूरा थॉट प्रोसेस ये चलता है। अभी जो वर्तमान में महंगाई है, ठीक है, उसको भी अगर इसी नज़रिए से देखा जाएगा तो उसकी इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा RBI? क्या करेगा? मनी सप्लाई को कम करेगा। मनी सप्लाई कम करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा दी जाएंगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो कंपनियों के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा, उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा, छोटी मोटी कंपनियों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, बंद होने लग जाएंगी या फिर एक्सपेंड ही नहीं कर पाएंगी, तो कम जॉब्स क्रिएट होंगे, कम जॉब क्रिएट होंगे, GDP नीचे जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा, पूरी इकोनॉमी को लॉस होगा। जबकि वाकई में जो रीज़न है वो यहाँ पे नहीं है। आप सोच रहे हो कि इकोनॉमी हीटअप कर रहा है, ज़्यादा डिमांड, ज़्यादा पैसे की वजह से ये जा रहा है, हो सकता है कुछ ये रीज़न भी हो, लेकिन अगर यहाँ पे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ग्रीडफ्लेशन का जा रहा है तो फिर आपकी पॉलिसी क्या होगी? इसलिए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है जो वर्तमान में हमारी पॉलिसी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसी के साथ चैप्टर को हम कंक्लूड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज UPSC एग्जाम इज कंसर्न्ड। प्रीलिम्स में बहुत फेवरेट है UPSC का। सेशन का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप UPSC की, IAS की तैयारी कर रहे हैं
अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। इसमें एक ही बार आपको फ़ीस देनी है। इसी फीस के अंदर आपको अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर्स हैं, किसी से भी आप पढ़ सकते हैं, सबका एक्सेस मिलता है, अनलिमिटेड लेक्चर एक्सेस मिलता है। उसी फीस में आपकी टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, मेंस की आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें एक ही बार फीस में इंक्लूड हो जाती हैं। अभी आपकी जो फीस है उस पर 50% तक के डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं, जिनको आप क्लेम कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड RBLIVE। ये आपका कोड है RB Live। कोड को जब आप यूज़ करेंगे रेफरल कोड के रूप में, तो आपको जो भी मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट है वो ले सकते हैं। जो बच्चे अभी एडमिशन ले रहे हैं 2024 का प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, तो उनको अनअकैडमी की तरफ से क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन, दिल्ली के अंदर ऑफलाइन पूरी कोचिंग ये प्रोवाइड की जाएगी, मेंटरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट। इंटरव्यू तक पहुंचते हो तो आपकी पूरी फीस वापस हो जाएगी। मेंस के रिगार्डिंग भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम चल रहा है, नए बैचेस 29 जून से शुरू हो रहे हैं, हिंदी मीडियम का 22 जून से चल रहा है। मेंटरशिप प्रोग्राम्स के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। ऑप्शनल, अगर आप चाहते हैं ऑप्शनल की तैयारी भी कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। 0% EMI ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। So this is all for today. Don't forget to like this session and subscribe the Let's Crack UPSC CSC to get UPSC related quality content. Let's crack it.